दोस्तों, इस शो पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस माहौल में जो चल रहा है। एक तरफ धार्मिक त्योहारों में आक्रामक नारे लगाए जा रहे हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है, डीजे के साथ बहुत इस प्रकार के गाने बजाए जा रहे हैं जो अल्पसंख्यकों को भड़काएं। लोग इससे भड़क कर कई मस्जिदों पे चढ़कर भगवा झंडा लगा रहे हैं और इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण एक सांप्रदायिक वातावरण बहुत ख़राब तरीके से आगे जा रहा है। और ऐसे माहौल में हमें सुनने को मिला कि इस हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीति के सबसे बड़ा जो संगठन है आरएसएस, उसके सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि अब तो 10-15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। अखंड भारत, अभी तक वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। अब हिंदू राष्ट्र की जो उनकी परिभाषा है उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। अब ये अखंड भारत आ गया। अब इस देश के लिए जो इंडिया, दैट इज़ भारत, ये हमारे संविधान का नाम है और संविधान में दिया हुआ ये नाम चर्चा के बाद किया हुआ था। उस समय 3 नामों की चर्चा हो रही थी, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। तो हिंदुस्तान शब्द को कंसिडर नहीं किया गया और कहा गया कि इंडिया, दैट इज़ भारत, ये शब्द स्वीकार किया गया। पर खैर, हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा मानने वाले, उनका तो तरीका अलग ही होता है। ये ज़्यादातर उग्र राष्ट्रवाद और विस्तारवाद भी मानते हैं। जिस प्रकार से आपको याद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, दूसरे महायुद्ध के पहले हिटलर ने अपने पड़ोसी मुल्कों पर आक्रमण किया, ये कहकर कि वो भी पहले जर्मनी के भाग थे। अब देश की सीमाएं कैसे तय होती हैं? पहले राजाशाही थी, अब आधुनिक राष्ट्रवाद आ गए हैं, आधुनिक राष्ट्र आ गए हैं और पुरानी राजाशाही से आज के राष्ट्र को जोड़ना एकदम गलत है, विचारों के आधार पर भी और वास्तविकता के आधार पर भी। खैर, अब ये जो अखंड भारत कह रहे हैं मोहन भागवत, इस अखंड भारत में अभी के इंडिया के साथ साथ अभी का पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत और पाकिस्तान, ये सब जुड़े हुए हैं। इनका मानना है कि ये सब भारत के नियंत्रण में आकर एक अखंड भारत बनेगा। मुझे तो लगता है इस प्रकार की बात करना अपने पड़ोसी देश पर एक प्रकार का आक्रामकता दिखाना है, जो हमारे उनके संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, वैसे ये भारत, अखंड भारत शब्द का उल्लेख हमारे यहाँ पहले कभी नहीं मिलता। ये इनकी एक बनाई हुई कल्पना है, उद्देश्य है, जिसमें ये पड़ोस के ज़्यादातर राष्ट्रों को अपने वर्चस्व के अंदर लाने की बात कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आज तो इन दुनिया के जो कानून हैं उन कानूनों के हिसाब से एकदम निरर्थक बात है। ना वो रियलिस्टिक है, ना वो सच्चाई से जुड़ी हुई है, ना उसका कोई आधार है। वैसे देखा जाए तो हम जिस दक्षिण एशिया में रह रहे हैं, इसके नाम समय समय से बदलते रहे, राजाओं की सीमा समय समय से बदलती रही। अब ये बड़े एक हमारे लिए आसान बात समझना होना चाहिए कि किसी भी 2 राजाओं की सीमा, भले ही वो एक वंश के थे, किसी भी 2 राजाओं की सीमा एक प्रकार की नहीं होती थी। ज़्यादातर राजा अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे और उन राजाओं को आज आदर से देखा जाता है कि वो कितना महान राजा था, उसने अपने राज्य का विस्तार किया, वगैरह वगैरह। और इसमें अगर धर्म को जोड़ दिया जाए तो आज जो आरएसएस की विचारधारा है वो हिंदू राजाओं के आधार पे अपने क्षेत्र का आकलन करना चाहती है। और ये हिंदू राजा कौन थे? जैसे अशोक, तो मौर्य अशोक ने किस प्रकार का साम्राज्य स्थापित किया। उस अशोक के साम्राज्य में अफ़गानिस्तान भी था और पश्चिम के कई भाग थे, पर उसमें दक्षिण का भाग नहीं था, श्रीलंका का भाग उसमें नहीं था, म्यांमार उसमें नहीं था। फिर दूसरे एक हिंदू राजा हुए, उन्होंने राज्य का और भी विस्तार किया और करीब 150 साल तक उनके वंश ने एक बड़े साम्राज्य पे विस्तार किया, राज्य किया। तो क्या ये सब आज के देश की
साथ जोड़े जाएं, ये एक बहुत ही गलत विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है। और ये भी मैं बताऊं कि आज जो भारत इंडिया दैट इज़ भारत शब्द हमारे संविधान ने दिया है, वो एक लंबी प्रक्रिया से आया है। आज़ादी के आंदोलन के पहले से अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले जो उल्लेख आता है वो इस क्षेत्र को मेलुहा कहते थे। पर वो कौन सा क्षेत्र था? सिंधु नदी के आसपास का, यानी पंजाब, सिंध और उस एरिया के आसपास उस क्षेत्र को मेलुहा कहते थे। ये और उसी प्रकार से ग्रीक इस एरिया को ज़्यादातर सिंधु नदी, अपभ्रंश, इंडिया इस नाम से जानते थे। और मेलुहा के साथ साथ बाद में यहाँ जो शब्द आया वो एक शब्द आया भारत। भारत यानी ऐसा माना जाता है कि जो आर्यवंश के यहाँ संस्थापक थे भारत, उनके आधार पे यानी हिमालय से लेके समुद्र तक इस पूरे क्षेत्र को भारत कहा गया। ये कहने का एक तरीका है। तो भारत उसके लिए कहा गया। और जैन ग्रंथों में एक उल्लेख मिलता है जिसने इसको नाभि भारत कहा है। नाभि भारत का क्या मतलब? जो भरत के दादाजी थे उनका नाम था नाभि, तो उसके आधार पे वो इस क्षेत्र को नाभि भारत भी कहते हैं। तो ये दो बातें हमारे सामने स्पष्ट हो गई कि ये किस प्रकार से शुरुआत में नाम भारत आया। अब बाद में इसका नाम आर्यावर्त वो हमको मिलता है। भारत का उल्लेख वैसे तो पुराणों में मिलता है, महाभारत में मिलता है। और एक और शब्द जो यहाँ इस्तेमाल किया गया वो आर्यावर्त, इसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। और मनुस्मृति में आर्यावर्त का उल्लेख जो मिलता है वो हिमालय से लेके विंध्या तक के क्षेत्र के लिए आर्यावर्त शब्द का इस्तेमाल किया था। ऐसे ही एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया था जो है जम्बू द्वीप। और ज़्यादातर अशोक के साम्राज्य को इस प्रकार के नाम से जोड़ा जाता है, जम्बू द्वीप। ये शब्द जामुन से आया है। जामुन के पेड़ यहाँ शायद ज़्यादा थे और उसके आधार पे इसको जम्बू द्वीप कहा गया। अब जो ईरान के लोग इस तरफ आने लग गए तो उन्होंने इस क्षेत्र को सिंधु नदी के आधार पे इंडस, इंडिया, हिंद, तो सिंधु नदी के आधार पे उन्होंने इसको हिंद कहा। और ये हिंदुस्तान शब्द जो है ज़्यादातर मुग़ल वंश और इन लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा किया। बाद में ब्रिटिश ने यहाँ शासन स्थापित किया और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो था इंडिया। और ब्रिटिश साम्राज्य की एक सीमाएं थी, मुग़ल साम्राज्य की दूसरी सीमाएं थी, सम्राट अशोक की अलग प्रकार की सीमाएं थी। ये सब अलग अलग प्रकार से हमारे यहाँ चलता रहा। और इसमें अगर हम देखें तो अभी इस सब का कंसीडर करके हमने इस संविधान सभा ने पूरे सोच कर इस शब्द का इस्तेमाल किया। पर आज हम इसको कैसे देखें? क्या अलग अलग देशों को भारत में मिलाया जा सकता है? क्या उनको भारत में मिलाकर अखंड भारत बनाना चाहिए? या एक दूसरा मॉडल है जो हमको बीच में यूरोपियन यूनियन के रूप में दिखा। यूरोप के अलग अलग देशों ने एक दूसरे से अच्छा संपर्क किया, अच्छे संबंध स्थापित किए, जिसके कारण यूरो करेंसी भी आई और उसके अंदर वीज़ा, पासपोर्ट, ये सिस्टम को बदला गया, जिससे पूरे यूरोप में ये लोग आसानी से यात्रा कर सकते थे। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, टूरिज़्म के लिए इसका हो सकता था। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारी पूरी दुनिया के सामने है कि कैसे दुनिया के देशों ने एक दूसरे के साथ सद्भावना से, बराबरी से, इज्जत से अपने क्षेत्र को इस प्रकार से ले आना जहाँ देश की बाउंड्रीज़ ये नरम पड़ जाती हैं ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। वैसे तो अभी वक्त बहुत बदल गए हैं और इस प्रकार की विचारधाराएं बहुत पीछे हट रही हैं। और इसी से हमने दक्षिण एशिया में भी देखा। दक्षिण एशिया में भी साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन, सार्क के नाम से जो संगठन आया था, उस दौरान दक्षिण एशिया के देशों के बीच में आदान प्रदान सभी क्षेत्रों में बहुत बढ़ने लग गया। व्यापार में, टूरिज़्म में, शिक्षा में, एजुकेशन में, और वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा पीरियड हमने देखा। अब आज तो एक नकारात्मक युग में हम जी रहे हैं जहाँ देश की बाउंड्रीज़ को मेंटेन करने के लिए
बजट का बड़ा भाग उसमें लगाया जाता है। एक की सीमा, दूसरे की सीमा, इसके आधार पे सैन्य पे बड़ा खर्चा किया जाता है, राष्ट्रवाद को उकसाया जाता है। तो ये एक प्रकार की चीज़ है। और दूसरा है जहाँ हम पड़ोसी देशों से दोस्ती करके, अच्छे संबंध स्थापित करके देश की हमारी जो सीमाएं हैं उनको नरम करें, वीज़ा के नियमों को आसान करें, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकें। तो जहाँ तक अखंड भारत का सवाल है, वो तो एक विस्तारवादी आक्रामक विचारधारा है। अगर बाकी देशों के लोग मिलना चाहें तो उनका स्वागत है, पर क्या ये बात हम उन पर लाद सकते हैं कि नहीं, एक अशोक के समय तो आप हमारे भारत के भाग थे, आप इस राजा के समय इसके भाग थे, तो भी आपको यहाँ मिलना पड़ेगा? ये बात मेरे ख्याल से आज के समय में के लिए न सही है न उचित है। यूनाइटेड नेशंस है, दुनिया के कानून बने हुए हैं, हर एक देश की एक प्रकार से सार्वभौम सत्ता है, और उस सॉवरेनिटी को, सार्वभौम सत्ता का आदर करना चाहिए। तभी हमारे संबंध ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, और हम अपने जिन क्षेत्रों में हमें विकास चाहिए उन क्षेत्रों में हम ज़्यादा अच्छे से विकास कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जोर जो रहेगा संविधान पे रहेगा, इंडिया दैट इज़ भारत पे रहेगा। हमारा जो फोकस रहेगा वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के कोऑपरेशन पे रहेगा, सार्क के एक्सपेरिमेंट को मजबूत करने पे रहेगा। हमारा जो सोच रहेगा वो यूनाइटेड नेशंस के जो सिद्धांत बने हुए हैं, सॉवरेनिटी जो बनी है, उसके आधार पर हमारा राष्ट्र, हमारा देश चलना चाहिए। और वही एक तरीका है जिससे हम देश में शांति बना सकते हैं, दूसरे देशों में अच्छे संबंध रख सकते हैं, और इससे हमारा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज़्म, कम से कम इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास होगा। तो मुझे लगता है अखंड भारत की बात करना ये गलत है। ये बिल्कुल एक प्रकार से दूसरे देशों के लिए आक्रामक रूप से वो लोग इसको ले सकते हैं। ऐसा हमने कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पड़ोसी देशों को हमारे विचारों से तकलीफ़ हो। पड़ोसी देशों का भला सोचें, हमारा भला सोचें। इसीलिए हमारे वेदों में एक वाक्य है, वसुधैव कुटुम्बकम। और वसुधैव कुटुम्बकम में हम पूरी दुनिया को अपना परिवार माने। और ये सीमाएं, तो ये जो लकीरें हैं, ये हमारी बनाई हुई हैं, समय के साथ बनी हैं, समय के साथ बदली हैं, और उन सीमाओं को आज आदर करके ही हम एक व्यापक दुनिया के समाज को सामने ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।